How did the World War II start? Welcome to Study IQ. मेरा नाम है आदेश सिंह। तारीख 31 अगस्त 1939। जगह जर्मन पोलिश बॉर्डर पर लोकेटेड जर्मन प्रोविंस वेस्ट अपर साइलीशिया। अंधेरे की आड़ में कुछ नाज़ीज पोलिश यूनिफॉर्म्स पहनकर ग्लाइविट्स रेडियो स्टेशन को सीज कर लेते हैं और एक एंटी जर्मन मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं। इतिहास में यह इवेंट ग्लाइविट्स इंसिडेंट नाम से दर्ज हुआ और यह वर्ल्ड वॉर II का इमीडिएट फ्लैश पॉइंट बना। यह एक फॉल्स फ्लैग था, यानी एक वेल प्लान्ड और डिजाइन्ड इवेंट, जिसके तहत नाज़ीज ने यह दिखाया कि जर्मन टेरिटरी पर अटैक पोलिश फोर्सेस ने किया था। यह हिटलर के दर्जनों प्रोपेगेंडाज में से एक था, जिन्हें नाज़ीज ने पोलैंड इन्वेजन को जस्टिफाई करने के लिए डिजाइन किया था। इस डिजाइन्ड अटैक की आड़ में अगले ही दिन यानी 1 सितंबर 1939 को जर्मन ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया और 3 सितंबर को फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड के सपोर्ट में जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। देखते ही देखते ये ग्लोबल वॉर में तब्दील हो गया और आज हम इसे वर्ल्ड वॉर II के नाम से जानते हैं। ये वीडियो इस वर्ल्ड वॉर II के इतिहास और उसके कारणों पर है। आज हम जानेंगे कि वो कौन से कारण थे जिन्होंने इस भयावह विश्व युद्ध को जन्म दिया। जनरली ये माना जाता है कि हिटलर, नाज़ीवाद और जर्मनी ही वर्ल्ड वॉर II के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ये काफी हद तक सही भी है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। नाज़ीवाद और फाशीवाद यानी नाज़िज्म और फैशिज्म के जन्म के पीछे कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी चर्चा करने के बाद ही हम पूर्ण सत्य पर पहुंच पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड वॉर II के संक्षिप्त इतिहास से। द स्टोरी ऑफ वॉर। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले देखा, जर्मनी के पोलिश इन्वेजन के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने उस पर वॉर डिक्लेयर कर दिया और वर्ल्ड वॉर II का जन्म हुआ। देखते ही देखते यूरोप में शुरू हुआ यह कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल वॉर बन गया। जर्मनी, इटली, जापान और कुछ छोटे देशों ने मिलकर ब्रिटेन लेड एलाइड पावर्स के खिलाफ एक्सिस फ्रंट बनाया और अर्ली 1941 तक उन्होंने मैसिव असॉल्ट्स कर पूरे कॉन्टिनेंटल यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका तक अपना दबदबा बढ़ाया। मिड 1940s में जर्मनी ने फ्रांस को कैप्चर कर एलाइज को सबसे बड़ा सेटबैक दिया। जापान ने वॉर को 27 सितंबर 1941 को ज्वाइन किया और ये वॉर एशिया पहुंच गया। खैर, 22 जून 1941 को जर्मनी ने सोवियत को इन्वेड कर लार्जेस्ट लैंड थिएटर यानी ईस्टर्न फ्रंट को शुरू किया, जो सबसे बड़ी भूल थी। एशिया पैसिफिक में भी तेजी से आगे बढ़ रहे जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर भूल कर दी। सोवियत इन्वेजन और पर्ल हार्बर के चलते वॉर में सोवियत और अमेरिकन एंट्री हुई, जिसने पूरा गेम बदल दिया। जून 1942 के बैटल ऑफ मिडवे में जापान और फिर 2 फरवरी 1943 को बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में सोवियट्स के हाथों जर्मन्स की हार से एक्सिस पावर्स का डाउनफॉल शुरू हुआ। एलाइड पावर्स ने जर्मन ऑक्यूपाइड फ्रांस और इटली को कैप्चर कर लिया और पैसिफिक में जापान भी पीछे हटने में मजबूर हो गया। इटली में मुसोलिनी को मार दिया गया। अप्रैल 1945 को एडोल्फ हिटलर के सुसाइड की खबर आई और जर्मनी ने अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया। लेकिन जापान गिव अप नहीं कर रहा था, इसलिए अमेरिका ने उस पर न्यूक्लियर अटैक्स किए और मंचूरिया में सोवियत इन्वेजन शुरू हुआ। जापान के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसने भी 2 सितंबर 1945 को सरेंडर कर दिया। ये थी एक ब्रीफ कहानी वर्ल्ड वॉर II की। अब सवाल यह है कि लाखों लोगों को मारने वाला ये भयावह विश्व युद्ध आखिर हुआ क्यों? जनरली वर्ल्ड वॉर II के लिए नाज़ीज और हिटलर की सनक को जिम्मेदार बताया जाता है, जो सच भी है, क्योंकि हिटलर जिस विचारधारा का प्रोडक्ट था उसका नतीजा भयानक ही होना था। लेकिन हिटलर का राइज खुद में मिस्टीरियस है, जिसके जिम्मेदार कई फैक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग एलाइड पावर्स देमसेल्व्स। इसके अलावा उस दौर के कई फैक्टर्स और इवेंट्स ने भी इस वॉर को इनेविटेबल बनाया। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्साई। दोस्तों, भले ही ग्लाइविट्स इंसिडेंट और पोलैंड इन्वेजन इस वॉर के इमीडिएट फ्लैश पॉइंट्स बने, लेकिन इसके बीज लगभग 20 साल पहले बोए गए। तारीख 28 जून 1919, जगह पेरिस में लोकेटेड पैलेस ऑफ वर्साई।
वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो चुका था और पैलेस ऑफ वेसाई में बिग फोर यानी वर्ल्ड वॉर वन के 4 मेजर विक्टर नेशंस यूके, फ्रांस, इटली और यूएसए ने एक पीस ट्रीटी साइन की। वैसे तो इसे पीस ट्रीटी कहा गया, लेकिन असल में इसका मकसद जर्मनी की किस्मत और भविष्य को निर्धारित करना था। विक्टर्स ने वर्ल्ड वॉर वन का सारा ब्लेम जर्मनी पर थोप दिया। जर्मन्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने इस गिल्ट को एक्सेप्ट किया और वॉर का मुआवजा भरने के लिए तैयार हो गए। लॉस ऑफ टेरिटरी, डीमिलिटराइजेशन ऑफ राइनलैंड, सीडिंग ऑफ कोल पेमेंट्स टू फ्रांस एंड लिमिट्स ऑन मिलिट्री एक्सपेंशंस इस ट्रीटी के तहत जर्मनी के लिए पनिशमेंट्स थे। सबसे ज्यादा हार्श डिमांड्स फ्रांस के थे। इसके 2 कारण थे। पहला ये कि फ्रांस जर्मनी का इमीडिएट नेबर था और जर्मनी का राइज उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। दूसरा ये कि जर्मनी के बाद सबसे ज्यादा इकोनॉमिक लॉस झेलने वाला देश फ्रांस ही था और वो चाहता था कि जर्मनी उसके डेट्स के लिए पैसे भरे। सिक्योरिटी थ्रेट को कम करने के लिए फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर लोकेटेड राइनलैंड से जर्मन मिलिट्री को रिमूव किया गया और राइनलैंड एक फिजिकल सिक्योरिटी बैरियर बना। अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए फ्रांस ने जर्मनी से कैश और कोल की डिमांड की। फ्रांस ने प्रॉस्परस रोअर वैली के कोल्स के सप्लाईज की डिमांड भी की। फ्रेंच डिमांड इतनी ज्यादा थी कि ये जर्मन्स के लिए पे कर पाना इम्पॉसिबल था। ये मुआवजा इतना ज्यादा था कि इसका फाइनल पेमेंट 92 सालों बाद जर्मन्स ने अक्टूबर 2010 में किया। वॉर के मैसिव मुआवजे को पे करने के लिए वाइमार रिपब्लिक ने ट्रिलियंस ऑफ जर्मन करेंसी प्रिंट किए। इस फ्लॉड इकोनॉमिक पॉलिसी के चलते जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन हो गया और महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। इसके अलावा एक और मुद्दा यहां जरूरी है। ट्रीटी ऑफ वेसाई ने ऑस्ट्रो जर्मन यूनिफिकेशन को भी प्रोहिबिट कर दिया था, जबकि लार्ज मेजॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रियंस इस आइडिया को सपोर्ट करते थे। ये वो दौर था जब ऑस्ट्रियंस खुद को जर्मन मानते थे। कुल मिलाकर अपने कल्चर और हिस्ट्री पर प्राउड जर्मन्स के लिए ट्रीटी ऑफ वेसाई एक इंसल्ट थी, जिसने पैसों के साथ जर्मन्स का प्राइड भी छीन लिया। इन हार्श पनिशमेंट्स और मुआवजों के चलते जर्मनी में नाराजगी बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये आउटरीच एक एक्सट्रीम अल्ट्रा नेशनलिज्म की लहर को जन्म देता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब बात करते हैं द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 की, जिसने ट्रीटी ऑफ वेसाई द्वारा क्रिएटेड जर्मन प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ा दिया। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। अक्टूबर 1929 में वॉल स्ट्रीट के स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गए और द ग्रेट डिप्रेशन का जन्म हुआ। लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, लाखों लोग बेघर होने लगे और बैंक्स की सेविंग्स भी डिस्ट्रॉय हो गईं। अमेरिका में लगभग 25% वर्कफोर्सेस जॉबलेस हो गई थी। कोलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के इस दौर में पूरी दुनिया आसपास में इंटरकनेक्टेड थी। इसलिए एक देश की इकोनॉमिक क्राइसिस बाकी देशों को भी सिवियरली इंपैक्ट करती थी। इसलिए अमेरिका में ओरिजिनेट हुई ये क्राइसिस जर्मनी के लिए भी अभिशाप थी। इसके अलावा जर्मनी वेसाई के तहत अपने कमिटमेंट्स के लिए अमेरिकन बैंक से लॉन्ग टर्म लोन्स ले रहा था, लेकिन डिप्रेशन के चलते अमेरिकन बैंक्स जर्मनी को ये लोन्स शॉर्ट नोटिस पर रीपे करने के लिए फोर्स करने लगे। और तो और 1924 में डॉज प्लान के तहत दिए गए ये लोन्स जर्मन इंडस्ट्रीज को भी मदद कर रहे थे, लेकिन इनके बिना कई जर्मन इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर गईं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आधे से कम हो गया। इसका सबसे ऑब्वियस आउटकम था लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। 1933 में जब हिटलर पावर में आया, तब 33% जर्मन्स अनएम्प्लॉयड थे और 1930 से 1933 के बीच बेरोजगारों की संख्या 20 लाख से बढ़कर 61 लाख हो गई। इस समस्या के समाधान के लिए वाइमार पब्लिक ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और बाकी फ्रीबीज की शुरुआत हुई। इसने इकोनॉमिक क्राइसिस को और खराब किया। विक्टर्स द्वारा जर्मनी, इटली और जापान के साथ हुए ट्रीटमेंट्स और ग्रेट डिप्रेशन जैसी इकोनॉमिक क्राइसिस का एक क्लियर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन था, जो वर्ल्ड वॉर II का सबसे इंपॉर्टेंट कारण बना। ये कारण थे फैशिज्म और नाजिज्म का राइज ऑफ फैशिज्म एंड नाजिज्म। दोस्तों, इन समस्याओं के चलते यूरोप में टोटलिटेरियन टेंडेंसीज और डिक्टेटरशिप्स का उदय हुआ। एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज लोगों को पसंद आने लगे
और अल्ट्रा नेशनलिस्ट, मिलिटरिस्टिक और टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज अपने पैर पसारने लगी। इटली में इसका नाम था फासीवाद और जर्मनी में इसे नाजीवाद के नाम से जाना गया। इन आइडियोलॉजीज ने डेमोक्रेसी के खिलाफ मैसिव प्रोपेगेंडा चलाई और उसे जड़ से उखाड़ फेंकने की बात की। इटालियंस भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से नाराज थे क्योंकि यूके, फ्रांस और यूएस ने इटली को वर्ल्ड वॉर I के बाद इग्नोर कर दिया था। पुराने सीक्रेट नेगोशिएशंस में एलाइड पावर्स द्वारा इटली को प्रॉमिस किए गए लैंड्स नहीं मिले। ऊपर से इटली ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस और डेट्स में डूबा हुआ था और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट और अनरेस्ट फेस कर रहा था। इसलिए वहां कई पॉलिटिकल अनरेस्ट हुए और 1922 में बेनिटो मुसोलिनी ने दुनिया की पहली फांसीवादी डिक्टेटरशिप को एस्टैब्लिश किया। पैलेस ऑफ वर्साइल्स के नेगोशिएशंस ने जर्मनी में भी ऐसा माहौल बनाया जो हिटलर के फांसीवाद यानी नाजीवाद का स्वागत करने के लिए तैयार था। जैसे ही हिटलर ने अपने फायरी भाषण देने शुरू किए, वर्साइल्स से भड़की हुई जर्मन जनता उसे अपना मसीहा मान बैठी। ऊपर से द ग्रेट डिप्रेशन के दौर में वाइमार रिपब्लिक की फ्लॉड इकोनॉमिक पॉलिसीज के चलते भी जर्मन्स का डेमोक्रेसी और वाइमार रिपब्लिक पर फेथ खत्म हो गया था। हिटलर फांसीवाद में रेसिज्म को मिक्स कर नाजीवाद का प्रचार करने लगा। अपने पर्सनैलिटी कल्ट और भाषणों के चलते पहले वो जर्मनी का चांसलर बना और बाद में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर उसने खुद को फ्यूरर डिक्लेयर कर दिया। उसने वादा किया कि वो वर्साइल्स ट्रीटी को नहीं मानेगा और जर्मनी की वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और ग्लोरी को रिस्टोर करेगा। जर्मन्स को सुपीरियर रेस बताते हुए उसने जर्मनी को एक्सपैंड कर लिविंग स्पेस के आइडिया को प्रमोट किया और फिर पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को इन्वेड किया। जापानीज भी वेस्टर्न यूरोप और वर्साइल्स कॉन्फ्रेंस से नाराज थे। उन्होंने वर्साइल्स में पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन उसकी डिमांड्स को कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिली। इसके अलावा ग्रेट डिप्रेशन के चलते जापानीज इकोनॉमिक सिचुएशन भी सीरियस क्राइसिस फेस कर रही थी और वहां भी रैडिकल एलिमेंट्स फ्लरिश करने लगे। जापानीज मिलिट्री में घुसकर इन रैडिकल एलिमेंट्स ने पूरे एशिया को कॉन्कर करने की बात की। इसीलिए उन्होंने पहले मंचूरिया और फिर बाकी चाइना को एनेक्स किया। चलिए बात करते हैं लीग ऑफ नेशंस और उसके वर्ल्ड वॉर II कनेक्शंस की। फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर II का अगला कारण था लीग ऑफ नेशंस का फेलियर। 1919 में अस्तित्व में आए लीग ऑफ नेशंस को यूनाइटेड नेशंस का प्रीडिसेसर माना जाता है। उम्मीद थी कि लीग दुनिया में पीस और शांति के लिए रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इस बॉडी को ज्यादा कंट्रीज ने ज्वाइन ही नहीं किया। और तो और नाजी जर्मनी जैसे अग्रेसर कंट्रीज के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी ये बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं थी। यूएन जैसी पीस कीपिंग फोर्स भी लीग के पास नहीं थी। इसलिए जब हिटलर ने 1936 में राइनलैंड को रीमिलिटराइज करना शुरू किया, तब लीग कोई एक्शन नहीं ले सकी। इसके अलावा वो न तो इटली के एथियोपियन इन्वेजन के खिलाफ कुछ कर सकी और न ही जापान के मंचूरियन इन्वेजन के खिलाफ। और तो और लीग के इन एक्शंस ने इन देशों के मोराल को और बढ़ा दिया और वर्ल्ड वॉर II को रोक पाना असंभव हो गया। इन सब के अलावा एक और वजह थी जिसके चलते वर्ल्ड वॉर II का टल पाना नामुमकिन हो गया। ये कारण था एलाइड पावर्स का पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। दोस्तों, हिटलर ओपनली ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को डिनाउंस करने लगा और जर्मन मिलिट्री को पावरफुल बनाने लगा। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस हिटलर को सोवियत लेड कम्युनिज्म के खिलाफ यूज करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने शुरुआती दौर में हिटलर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अपने नैरो इंटरेस्ट्स के चलते एलाइड पावर्स यूनाइट नहीं हुए और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। अगर ये देश शुरुआत से ही काउंटर मेजर्स लेते तो हिटलर कभी भी इतना पावरफुल नहीं बनता और वर्ल्ड वॉर II को रोका जा सकता था। अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण का एक उदाहरण 1938 का म्यूनिक अग्रीमेंट था। इस अग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के चेकोस्लोवाकिया के जर्मन डोमिनेटेड इलाकों को अपने कब्जे में लाने की पूरी छूट दे दी। जर्मनी ने अग्री किया कि वो चेकोस्लोवाकिया के बाकी के इलाकों और किसी और देश पर अपनी नजर नहीं डालेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्च 1939 में नाजी जर्मनी ने अपना वादा तोड़ दिया और बाकी के चेकोस्लोवाकिया को भी कैप्चर कर लिया।
फिर भी ना तो ब्रिटेन और ना ही फ्रांस ने कोई एक्शन लिया। तुष्टीकरण की ये राजनीति सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस ने नहीं की, बल्कि हिटलर के प्रमुख आइडियोलॉजिकल विरोधी सोवियत संघ ने भी की। पोलैंड इन्वेजन के एक हफ्ते पहले ही सोवियत संघ और नाज़ीज ने मोलोटोव रिबेनट्रॉप पैक्ट साइन किया। इस पैक्ट ने नाज़ीज की हिम्मत को और बढ़ावा दिया। ऑफिशियली और पब्लिकली तो ये पैक्ट एक नॉन अग्रेशन का अग्रीमेंट था, लेकिन न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में रिवील हुआ कि उसके कई सीक्रेट प्रोटोकॉल्स भी थे। ये प्रोटोकॉल्स ही पहले जर्मनी के पोलिश इन्वेजन का आधार बने और फिर 17 सितंबर को हुए सोवियत इन्वेजन ऑफ पोलैंड का। वैसे आइडियोलॉजिकली तो नाज़ीज और सोवियत संघ एक दूसरे के धुर विरोधी थे, लेकिन जियोपॉलिटिकल गेन्स और ब्रिटेन लेड फैक्शंस के प्रति म्यूचुअल हेट्रेड के चलते इन दोनों ने सीक्रेट प्रोटोकॉल्स के तहत ईस्टर्न यूरोप में अपने स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को डिलीनिएट कर लिया था। ऊपर से सोवियत का ब्रिटेन और फ्रांस के साथ कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी नहीं हो पाया और वो हिटलर के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज के चलते थ्रेटेंड फील कर रहा था। इसलिए 1939 में सोवियत ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव कर हिटलर से ही दोस्ती करनी चाहिए। फिर क्या था, पोलैंड सोवियत और नाज़ीज के बीच बांट दिया गया। पश्चिमी पोलैंड जर्मन कंट्रोल में और पूर्वी पोलैंड सोवियत के कंट्रोल में। यही नहीं, सोवियत ने तो 22 जून 1941 यानी लगभग 2 साल तक खुद को वॉर में इन्वॉल्व ही नहीं किया और हिटलर के एक्सपेंशनिस्ट एजेंडास के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि खुद के टेरिटरीज को सेफगार्ड करने के लिए वो भी फिनलैंड और बाकी के ईस्टर्न यूरोप के देशों को इन्वेड करता रहा। पर नाज़ीवाद और हिटलर की सनक का शिकार उसे भी होना ही था। 22 जून 1941 को हिटलर ने ईस्टर्न फ्रंट को ओपन करते हुए सोवियत को इन्वेड किया और तब जाकर सोवियत की वॉर में फॉर्मल एंट्री हुई। वैसे ये हिटलर की बिगेस्ट मिस्टेक साबित हुई, लेकिन सोवियत के अपीजमेंट के चलते डेवस्टेशन रोक पाना मुश्किल था। अगर ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत पहले ही हिटलर का अपीजमेंट रोक देते और साथ आ जाते तो शायद हिटलर इन्वेजन्स करने की सोच भी नहीं पाता और शायद इतिहास का ये डेडलीस्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट रोका जा सकता था। इस वॉर में लगभग 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए, जिनमें लगभग 60 लाख ज्यूज थे और 5 करोड़ बाकी सिविलियंस। पूरा यूरोप इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया, जिससे रिकवर करने के लिए वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिनके तहत हमने वर्ल्ड वॉर II की वो पिक्चर प्रस्तुत करने की कोशिश की जो बताती है कि कैसे वर्ल्ड वॉर II के लिए एक नहीं बल्कि सीरीज ऑफ इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल थे।